शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के अंतर्राष्ट्रीय दैनिक हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ। प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ वर्तमान में पारुल यूनिवर्सिटी में के अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टरी विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास 15 वर्षों का नैदानिक अनुभव और 12 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। उन्होंने 2011 में DKMM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से MD की उपाधि प्राप्त की है और पारुल यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। उन्होंने कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुति दी है। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। हेलो। हाँ। वैष्णवी जी, मेरी आवाज़ आ रही? यस सर, आ रही है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर बीच बीच में थोड़ा इंग्लिश आ जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना पूरी बातचीत जो है हिंदी में ही रख सकें। टॉपिक बहुत साधारण है, लेकिन क्लिनिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम केस कैसे लेते हैं, केस का परसीविंग कैसे करते हैं, हम सिम्टम्स को कैसे परसीव करते हैं और उसको किस तरीके से हम रिपर्टरी में देख सकते हैं। लेकिन रिपर्टरी या रिपर्टराइजेशन जो एक चरण है केस लेने और प्रिस्क्रिप्शन का, वो काफ़ी बाद में आता है। उसकी जो आधार रहता है वो हमारा केस परसीविंग रहता है। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम केस को वैसे ही लें जिस तरीके से डॉक्टर हैनीमैन ने अपने ऑर्गेनॉन में हमें बताया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल भाषा में डॉक्टर हैनीमैन ने वो व्याख्यान किया है कि केस को किस तरीके से लेना चाहिए और कितनी इम्पोर्टेंस है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन इज विजिबल, आई थिंक। यस सर। सो हम शुरुआत करते हैं कि केस टेकिंग क्या है। केस या होम्योपैथी में जिस तरीके से हम कहते हैं कि केस परसीविंग क्या है, सिम्टम को परसीव कैसे किया जाना चाहिए। सो जैसा कि डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन की पहली 83 अफोरिज्म में लिखा है, जैसे इंडिविजुअलाइजिंग एग्जामिनेशन ऑफ अ केस ऑफ अ डिजीज। जहाँ तक हम होम्योपैथी को समझना चाहते हैं, हम कहते हैं कि वी नीड टू ट्रीट द मैन इन द डिजीज, नॉट द ऑर्गन, नॉट द पार्ट। इस साल का जो वर्ल्ड कैंसर डे पे एक वो दिया गया है, सूत्र दिया गया है, उसमें लिखा है यू नीड टू ट्रीट द पेशेंट, नॉट द कैंसर। See, that is said by डॉक्टर हैनीमैन 250 years ago. सो जब हम केस लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम वो जो केस ले रहे हैं वो उस इंडिविजुअल पर्सन का ले रहे हैं। सिर्फ एक डिजीज़ को नहीं समझना है, हमें उस पर्सन को समझना है जो हमें आगे चल के प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करेगा। जब हम रिपर्टराइजेशन बच्चों को पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, तो देयर वाज अ लाइन दैट द नीड फॉर द रिपर्टरी कम्स फ्रॉम द नेचर ऑफ रिपर्टरी इटसेल्फ। यानी कि जो नेचर है, जो सिद्धांत है होम्योपैथी का, वो ऐसा है जिसकी वजह से हमें रिपर्टरी की आवश्यकता पड़ी। रिपर्टरी का होम्योपैथी का सिद्धांत कहता है लाइक क्योर्स लाइक, यानी समान जो मेडिसिन सिम्टम प्रोड्यूस करती हैं वही सिम्टम वो सही कर सकती हैं। उस इंडिविजुअलाइजेशन को जानने के लिए हमारे पास एक बड़ा मैटेरिया मेडिका का संग्रह है, बड़े सिम्टम्स का संग्रह है, जो शायद हम सब याद ना रख पाए। उसके लिए रिपर्टरी को बनाया गया था, उसके लिए एक इंडेक्स प्रिपेयर की गई थी। लेकिन उस इंडेक्स को यूज करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो ये है कि हम लोग केस को परसीव करें, हम सिम्टम्स को परसीव करें और उसको उसके मूल रूप में जैसा समझना चाहिए, पेशेंट समझाना चाहता है, उसी रूप में रिपर्टरी में देखें। तो उसके लिए पहली चीज ये है कि हम केस को अच्छे से समझें। तो केस टेकिंग के बहुत सारे भाग होते हैं, इंटरव्यूइंग होती है, ऑब्जर्वेशन होता है। मैंने पहले भी अपने व्याख्यानों में जब हम पीडियाट्रिक केस टेकिंग के बारे में बात करी थी हमने, तो मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ केस टेकिंग। जब जो ऑब्जर्वेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट है केस टेकिंग में कि कई बार बिना बोले, बिना बात किए, सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्व करने से हम बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं। दूसरा एक कंपोनेंट होता है क्वेश्चनिंग। पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है, अपनी तकलीफ लेके आता है, तो पेशेंट एक डॉक्टर का, एक फिजिशियन का एक वो बनता है, फर्ज बनता है कि वो पेशेंट को ध्यान पूर्वक सुने। तो पेशेंट लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हैनीमैन कहते हैं दैट पेशेंट शुड हैव साउंड सेंसेस ड्यूरिंग केस टेकिंग, तो साउंड सेंसेस का मतलब ये है दैट यू नीड टू गिव योर, हमें पूरी तरह से पूरा ध्यान अपने पेशेंट के ऊपर लगाना है। वहाँ हमें पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, विथ फिडिलिटी, जिसे डॉक्टर हनीमैन ने बोला है, विथ फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द पेशेंट। तो हमें वहाँ पे पूरा ध्यान लगाना है, अपने सेंसेस, अपने आँख, नाक, कान, सब ध्यान से पेशेंट को सुनना है। वहीं से हमको सिम्टम्स का परसीविंग शुरू होता है। अ, एक प्रयोग किया गया कि 4 लोगों के आँखों पे पट्टी बाँधी गई और उनको एक हाथी को टच करके अपना तरीके से उसको व्याख्या करनी थी। जिसके हाथ में पूँछ आई, उसने पूँछ की व्याख्या करी, जिसके हाथ में पैर आया, उसने पैर की व्याख्या करी, जिसके हाथ में सूँड आई, उसने सूँड की व्याख्या करी। हाथी वही है, लेकिन परसीविंग बदल जाती है कि जो चीज़ हम देखना चाहते हैं। इसीलिए पट्टी बाँध के नहीं बैठना है केस क लेते वक़्त, हमें आँखें खोल के बैठना है, हमें कान खोल के सुनना है, जिससे कि हम पूरी पिक्चर देख पाएँ, हम पूरा हाथी देख पाएँ, कि ना सिर्फ़ पूँछ पकड़ के रह जाएँ। वहीं पे हम गलती करते हैं। रिपर्टरी बेसिकली एक मैकेनिकल टूल है, एक टूल है, हम जो उसको देंगे वैसा ही रिज़ल्ट हमें मिलेगा। अ, द एक बड़ी अच्छी बात रिपर्टरी के बारे में कही गई है दैट व्हाट गोज़ इन कम्स आउट, इफ यू पुट इन गार्बेज यू विल फाइंड द गार्बेज। अगर हम रिपर्टरी में कूड़े डालेंगे तो हमें कूड़े वाले जैसा ही रिजल्ट आएगा। अगर हम रिपर्टरी में रिफाइंड पॉलिश्ड चीज़ अच्छे से डालेंगे तो हमें रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। सो ये जो ये रॉ मटेरियल आता है वो केस से आता है, वो केस परसीविंग बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन वी टेक द केस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने केस को प्रॉपरली परसीव करें, हम अच्छे से सुने, हम अच्छे से समझें। देन वी नीड टू एनालाइज द सिम्टम्स विच वी हैव कलेक्टेड। अब वो कलेक्शन बेसिकली जो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स हमने किए हुए हैं, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। जो एक मोटा क्लासिफिकेशन आता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कॉमन सिम्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्पटम पेशेंट आपको काफ़ी सारे देगा, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, मुझे यहाँ दर्द होता है, मुझे इस तरह की तकलीफ़ होती है, मुझे इस तरीके का महसूस होता है। कुछ सब्जेक्टिव सिम्पटम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन मिलता है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन दैट सब्जेक्टिव सेंसेशन। देन कम्स ऑब्जेक्टिव सिम्पटम। ऑब्जेक्टिव सिम्पटम जो हैं वो वो सिम्पटम हैं जो हम गौर कर सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो पेशेंट के चारों तरफ हैं, वो उनको दिखाई देता है। ऑब्जेक्टिव सिम्पटम्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम पेशेंट हमें वही 4 चीज़ें बताता है जो उसको परेशान करती हैं। हम इंटरव्यू लेते हैं, हम 2-4 चीज़ें और निकाल पाते हैं। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन अगर अगर एक्यूट है, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अ, सही है, अगर हमने आदत डाली है कि हम पूरी तरह ईमानदारी से पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बड़ा खजाना आता है, वो है ऑब्जेक्टिव सिम्पटम्स का। इन्हीं ऑब्जेक्टिव सिम्पटम्स से कई बार हमको हमारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स मिलते हैं, जो आगे चल के रिपर्टराइज़ेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये बात का ध्यान रखना मैं फिर से सबसे कहना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने केस की जब टोटलिटी बनाएँ, तो इस बात का ध्यान रखें कि अब हम जब प्रिस्क्राइब करेंगे, अब जब हम अपनी रिपर्टरी में सिम्पटम्स को ऐड करेंगे, तो वो सिम्पटम्स सोना होने चाहिए, गार्बेज नहीं होने चाहिए। डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा था व्हाट गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये रिपर्टरी का रूल है। आप कंप्यूटर रिपर्टरी यूज़ करिए, आजकल बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आप बुक से करिए, जैसे भी करिए, लेकिन रिपर्टरी आपकी गलतियाँ कभी नहीं बताएगी। अगर आपने गलत सिम्पटम डाले हैं तो रिपर्टराइज़ेशन गलत होगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप केस को पूरी ईमानदारी से लें और हम पर्सीव अच्छे से करें। हम कई बार पेशेंट के बोले हुए सिर्फ वाक्यों की फेस वैल्यू पे जाते हैं कि पेशेंट ने बोला है दर्द ऐसा है, हमने लिख लिया। पेशेंट ने बोला ऐसा है, हमने नोट डाउन कर लिया। हमें पर्सीव करना ज़रूरी है, इसके पीछे का क्या कारण है। ऑब्जर्वेशन कैन बी वेरी क्विकली ऑब्जर्व करने से कई बार हमको रेमेडी का ओपनिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट एनफ कि अभी कुछ ही समय पहले डॉक्टर सरकार से मुलाकात हुई एंड ही गिव एम्फेसिस कि डॉक्टर वी डोंट नीड टू गिव 2 आवर्स टू अ केस, जस्ट ऑब्जर्व एंड यू विल फाइंड योर रेमेडी। सो सर की बात अलग है, हम अभी सब नए डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी
मेरा कहना है कि आप केस परसीविंग पे जितना हम ध्यान देंगे, उतना अच्छे तरीके से हम लोग आगे चल के अपने रिपर्टराइजेशन में केस को रिपर्टराइज कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि केस की जब हम सिम्टम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वी नीड टू क्लासिफाई देम एज जनरल सिम्टम, पर्टिकुलर सिम्टम्स। Normally general symptoms becomes more important when we are हम जब एक पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, तो हम ऐसे सिम्टम लेना चाहते हैं जो उसके जनरल आउटलुक को या उसकी जनरल पिक्चर को दे। तो ऐसे सिम्टम ऐसे टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन कम्स द पर्टिकुलर सिम्टम, जो एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही केंद्रित होते हैं। ऐसे टाइम पे ये ज़रूरी है कि हम ये भी देखें कि पर्टिकुलर सिम्टम्स में कौन से सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डॉक्टर कैंट कहते हैं कि पर्टिकुलर सिम्टम्स में भी सबसे पहले ध्यान दीजिए कि पेशेंट के डिस्चार्जेस कैसे हैं। तो गिव इम्पोर्टेंस टू द डिस्चार्जेस। अभी मैंने डॉक्टर सरकार की बात करी। डॉक्टर सरकार इज गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ सोरियासिस पेशेंट, कि सोरा का पेशेंट है और उसके डिस्चार्जेस बह रहे हैं। जस्ट गिव इम्पोर्टेंट और जस्ट सी दोज डिस्चार्जेस एंड यू सॉरी and you will have the opening point for your remedy. So this is how particular symptoms can be important. Give importance to the modalities. Modalities बहुत important है। परेशानी कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। Modality can be particular, modality can be general। Modality मोस्ट ऑफ द टाइम मोडेलिटीज हमारी करेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, कॉमन मोडेलिटीज को हम जाने दे सकते हैं, पर केस परसीविंग में जनरल मोडेलिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्टरिस्टिक मोडेलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनको हमेशा परसीव करिए, उनको जानने की कोशिश करिए। करेक्टरिस्टिक सेंसेशन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर यिंगलिंग ने शुरुआत करी थी प्रिपर्टरी सेंसेशन एजिव की, उसको आगे लेके गए। डॉक्टर रॉबर्ट्स ने बहुत अच्छे से सेंसेशन एजिव की रिपर्टरी बनाई है। और सब्जेक्टिव सिम्टम्स में सेंसेशन या ट्रू सेंसेशंस के लिए इट्स अ वेरी गुड रिपर्टरी, अगर आपने परसीव किया है तो। सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फाइंड द ऑब्जेक्टिव सेंसेशन, कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन। देन कम्स द ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव तो हम पेशेंट्स को क्वेश्चनिंग के थ्रू जान सकते हैं। सब्जेक्टिव सिम्टम्स में भी देर आर इरप्शंस हैं। किस तरीके के इरप्शन है, क्लस्टर में आते हैं कि सिंगल पार्ट में आते हैं, ट्यूमर है तो किस तरीके का है, स्वेलिंग है तो पिटिंग तो नहीं है। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। इवन माइंड के भी सिम्टम हम कई बार ऑब्जेक्टिव या ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं। पेशेंट किस तरीके से बैठता है, उसके जेस्चर्स क्या हैं। कैंट रिपर्टरी में पहले चैप्टर में वी विल फाइंड कि एक रूब्रिक दिया है, जेस्चर्स एंड आंसर्स। तो अगर आप कैंट रिपर्टरी के आंसर्स रूब्रिक को देखते हैं, तो यू विल फाउंड कि जो आंसर्स के रूब्रिक में जो सब रूब्रिक दिए हैं, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेंगे, और आपको कई बार बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। पेशेंट आंसर कर रहा है तो हेजिटेट तो नहीं हो रहा, आपके सवाल का जवाब टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं दे रहा, आपके सवाल को बार बार रिपीट तो नहीं करता। तो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव observations while we can observe when patient is questioned. Then gestures, पेशेंट कैसे बैठता है, कोहनी टिका के बैठता है, अलर्ट होके बैठता है, तो कुछ हैंड जेस्चर्स करता है क्या। दीज आर द वेरियस ऑब्जर्वेशंस विच यू कैन डू। पेशेंट डरा हुआ है क्या। अभी थोड़े दिन पहले हम एक लेडी आई थी, वो आई तो अपने बच्चे को लेके थी, पर मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आप बहुत एंजाइटी में रहते हैं, आप बहुत एंशियस रहते हैं। हाँ सर, आपको कैसे पता लगा। क्या, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया, क्योंकि उनकी बातों से, उनकी हाव भाव से, उनके जेस्चर से प्रतीत होता था दैट शी इज अ एंशियस लेडी। यू नीड टू ऑब्जर्व द एंशियसनेस। बार बार पैर हिलाना, उंगलियों को बार बार चलाना, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन परसीव बाय ऑब्जर्वेशन। माई स्क्रीन इज विजिबल आई थिंक।
यस, ओके। सो अभी हमने बात करी कि क्वेश्चनिंग टेक्निक्स या क्वेश्चनिंग से हम किस तरीके से सब्जेक्टिव सिम्टम ले सकते हैं, और एक्टिव लिसनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसा कि डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है, डोंट इंटरप्ट द पेशेंट। सो वो एक्टिव लिसनिंग का एक जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा होना चाहिए सब्जेक्टिव लिसनिंग में। सब्जेक्टिव सिम्टम्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड बी एन एक्टिव एंड गुड लिसनर। हमें एक बहुत पेशेंटली पेशेंट को सिंपैथी और एम्पैथी के साथ सुनना है। जब पेशेंट अपनी तकलीफ लेके आता है तो वो चाहता है कि डॉक्टर उनको सुने, डॉक्टर उनकी बारे में पूछें और डॉक्टर उनकी बातों पे ध्यान दें। बहुत सारे पेशेंट आके हमसे बोलते हैं, सर हम वो बहुत फला फला बड़े डॉक्टर के पास गए थे, हमने उनको ये बात बताई पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने तो तुरंत हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो ये शिकायत पेशेंट को नहीं होनी चाहिए कि पेश डॉक्टर ने उन्हें सुना नहीं। और ये सिर्फ पेशेंट के लिए या पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें सुने, ये हमारे लिए और हमारे केस टेकिंग के लिए भी ज़रूरी है कि हम उन्हें सुने और ईमानदारी से उनके सिम्टम्स को नोट डाउन करें। डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं, डोंट इंटरप्ट द फ्लो ऑफ अ पेशेंट। वो जो कहता है उसको उसके शब्दों में लिखो। आप अपने तरीके से बाद में उसको परसीव कर सकते हैं, उसको रिपर्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ट्राई टू परसीव व्हाट पेशेंट इज सेइंग। लिसन पेशेंटली, डोंट इंटरप्ट अनटिल अनलेस पेशेंट का फ्लो कहीं इधर से उधर जाता है। सो एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, या हाँ या ना में जवाब दे सके ऐसा नहीं। ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन जो वो डिस्क्राइब कर सकें। तो ट्राई टू आस्क द ओपन एंडेड क्वेश्चन जिससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिल सके। एनालिसिस ऑफ द सिम्टम। अब ये क्रोनोलॉजी की हम बात करते हैं, किस तरीके से सिम्टम्स आए, किस तरह से प्रोड्यूस हुए, एक क्रोनोलॉजी हमें मिलती है। तो हमें एक सूत्र मिलता है जिससे हमें पता लग सके कि पेशेंट के सिम्टम डेवलप कैसे हुए हैं। अच्छा, ये पेशेंट का सिम्टम की क्रोनोलॉजी जानने के भी दो तीन फायदे होते हैं। हमें पता लगता है कि अ, मेरी स्क्रीन शेयर ने नहीं है, पीपीटी। देर आर सम पीपल हु आर, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ, शेयरिंग Yes, स्टॉप sir, कर। screen is visible. माई पीपीटी इज विजिबल। Yeah, right now the PPT ओके। says methods of symptom evaluation. Yes, it's visible. हाँ, तो सब मैं बोल रहा था क्रोनोलॉजी क्यों ज़रूरी है। क्रोनोलॉजी इसलिए भी ज़रूरी है जिससे हमें पता लगे कि सिम्टम किस तरीके से डेवलप हुए हैं, क्या दो सिम्टम्स का आपस में कनेक्शन है, जो अभी के हैं जो पहले के हैं। इससे हमें ये भी फायदा होता है कि हम कॉमन अनकॉमन सिम्टम्स को कई बार सेग्रीगेट कर सकते हैं। कई बार सिम्टम सेम पैथोलॉजी में चलते आ रहे हैं, कई बार उनकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती है जितनी हमें लगती है। सिम्टम क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग, दिस इज बेसिकली अ न्यू वर्ड। सिम्टम क्लस्टरिंग इज जस्ट टोटलिटी ऑफ सिम्टम। अब टोटलिटी बनाने के भी तरीके केस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने केस लिया, केस परसीव किया, हमारे पास सिम्टम इकट्ठे हुए, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमेंट सब हैं। डॉक्टर बॉनिंग हुसैन कहते हैं आप टोटलिटी कंप्लीट सिम्टम में बनाइए। तो ट्राई टू फाइंड आउट द सेंसेशंस ऑल्सो। सेंसेशन मीन्स क्या तकलीफ है, क्या कंप्लेंट्स है, क्या ट्रू सेंसेशंस है। ट्राई टू परसीव दैम। if you have got good amount of general symptoms, you have got good amount of mental symptoms, go with the Kantian way। तो ट्राई टू फॉर्म द सिम्टम क्लस्टरिंग उस तरीके से करिए, उसका वैल्यू उस तरीके से दीजिए। वैल्यू आप किसी भी सिम्टम की तभी दे पाएंगे जब आपने केस अच्छे से लिया है, जब आपने पेशेंट से पूछा है ये सिम्टम आपको कितने तकलीफ देता है। आपने सिम्टम पेशेंट को पूछा, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, सर हमें सब कुछ अच्छा लगता है। नहीं, फिर भी क्या अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है कि खट्टा अच्छा लगता है कि तीखा अच्छा लगता है। पेशेंट कुछ तो आपको जवाब दे ही देगा। ट्राई टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, सर हमें सब कुछ अच्छा लगता है, फिर भी जो सबसे ज़्यादा मन करता हो वो बताइए। तो डोंट गिव देम ऑप्शंस, जो भी हो उनसे खुल के पूछिए। सर मीठा हमको अच्छा लगता है, सर कितना अच्छा लगता है, सर रोज़ खाने में मीठा तो चाहिए ही, सुबह भी खाते हैं शाम को भी खाते हैं, जब तक मीठा नहीं खाते ऐसा लगता नहीं है खाना पूरा हुआ है। वहीं केस में ही लिख लीजिए डिज़ायर स्वीट्स +3। तब जब आप अपने सिम्टम क्लस्टरिंग में, जब आप अपनी टोटलिटी में डिज़ायर स्वीट्स लिखेंगे, जब उसको परसीव करेंगे, तो वहाँ पे उसको मार्क्स ज़्यादा देने हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि केस परसीव करते वक्त आप चीज़ को समझें,
सिर्फ मीठा अच्छा लगता है, डिजायर स्वीट लिखने से काम नहीं चलेगा। कितना अच्छा लगता है। जब हम रिपर्टरी खोल के देखते हैं, डिजायर स्वीट्स में 50-60 मेडिसिन की लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट लगी हुई है। इसके सिंथेसिस रिपर्टरी जो नई रिपर्टरीज है, बहुत लंबी लिस्ट है। पर क्या सभी इंपॉर्टेंट है? क्या सभी ज़रूरी हैं? अगर पेशेंट को मीठा इतना अच्छा लगता है, 3+, बहुत अच्छा लगता है, हम बिना मिठाई खाए नहीं रह सकते, तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ऐसे में वही रेमेडी कंसीडर करिए जिसकी इतनी ज़्यादा क्रेविंग है मीठे की। So it is very important, try to listen and cluster the symptoms as a totality. फिजिकल एग्जामिनेशन, हम अपनी रिपर्टरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनयूज्ड छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कई बार ये नहीं देखते, या कई बार हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम कैंट रिपर्टरी में देखते हैं तो देयर आर रूब्रिक्स रिलेटेड टू पल्स, रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, रिलेटेड टू पाल्पेशन। अगर हमने एग्जामिनेशन ही नहीं किया, अगर हमने पेशेंट की कंजंक्टिवा नहीं देखी, उसकी पेलनेस नहीं देखी, तो वो रूब्रिक कभी यूज़ नहीं होगा। हमारे पूरी प्रैक्टिस की लाइफ गुजर जाएगी, कभी यूज़ नहीं होगा। अगर हमने पेशेंट की पल्स पे हाथ रख के नहीं देखा, तो हमें पता ही नहीं कि वो रूब्रिक यूज़ किया जा सकता है रिपर्टरी में से। बहुत ही अच्छे से जनरलिटीज चैप्टर में डॉक्टर कैंट ने पल्स के पूरे सब रूब्रिक दिए हैं। हार्ट बाउंड पल्स है, सॉफ्ट पल्स है, फीबल पल्स है। लेकिन वो यूज़ कब करेंगे? जब हम उसको छू के देखेंगे, पल्स छू के देखेंगे, जब हम पाल्पेट करेंगे। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन वही जैसा हमने बोला, ऑब्जर्वेशन, हमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट का कैसा दिखता है, सिकली लुकिंग पेस्ट फेस तो नहीं है, फ्रिकल्स तो नहीं है, ऐशी फेस तो नहीं है। ये सारे सारे रूब्रिक हमको मिलते हैं रिपर्टरी में, पर परसीव करे होने चाहिए, हमने इंस्पेक्ट किया होना चाहिए। फिजिकली पेशेंट को देखना है, छूना है, पाल्पेट करना है, एग्जामिन करना है। लम्स हैं, टेंडरनेस है, टेंडरनेस पता ही नहीं चलेगी अगर हमने पालपेट नहीं किया तो। टेंडरनेस को रूब्रिक कभी हमारा अनयूज रह जाएगा। तो कैंट रिपर्टरी, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बोलता हूँ, कैंट रिपर्टरी हमारी 70% अनयूज्ड है, क्योंकि हमने उसके रूब्रिक्स को कभी केस स्टडी में देखा ही नहीं। तो जब हमने उसको केस में देखा नहीं, तो वो यूज होते नहीं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि हमको वो केस देखना है, उसको एग्जामिन करना है पेशेंट को, उसके बाद उसके भी रूब्रिक ढूंढने हैं। रिपर्टराइजेशन फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं, अभी मैं केस परसीविंग पे ही अभी स्टिक रहता हूँ, क्योंकि रिपर्टराइजेशन फिर मैंने बोला बात की बात है। अगर हमने केस परसीव किया है, तो अच्छे से लिया है, तो उसके एक इम्पॉर्टेंट जो वो बनता है कि हमको एक्यूट केस में कौन सी चीज़ों पे इंपॉर्टेंस देनी है, क्रोनिक केस पे किस चीज़ पे इंपॉर्टेंस देनी है। वहाँ पे भी परसेप्शन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। स्टूडेंट के माइंड में कई बार ऐसा रहता है कि भाई जब तक माइंड नहीं मिलेगा, जब तक माइंड के सिम्टम नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा केस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो माइंड के सिम्टम उस स्थिति में काम के नहीं होते हैं जिस स्थिति में पेशेंट आया है। तो एक्यूट एक्सजर्बेशन के केसेस में या एक्यूट केसेस में किन चीज़ों पे गौर करना है या किन चीज़ों को ज़्यादा परसीव करना है। 3 दिन पहले पेशेंट को कोई तकलीफ हुई है, तो जो चेंज ये 3 दिन में आए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रेगुलरली मीठा खाता है या रेगुलरली उसे क्या पसंद है, वो उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि ये 3 दिन में उसको कोई तकलीफ कैसे हुई, कोई एलिमेंट मिला है, कोई उसके कॉजेटिव फैक्टर मिला है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको उस वक्त देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे टाइम पे एक्यूट केसेस में मोडेलिटीज़ पे ज़्यादा गौर करिए। पेशेंट को पेट दर्द है, पेट दर्द की शिकायत लेकर आया है, दबाने से आराम मिलता है क्या? सीधा खड़ा होने से आराम मिलता है क्या? तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रोनिक केसेस में क्रोनिक केस की पैथोलॉजी या क्रोनिक केस का जो स्लो नेचर है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तकलीफ कैसे शुरू हुई थी, कितने समय पहले शुरू हुई थी, उसके साथ में क्या सरकमस्टेंसेस थे पेशेंट के, पेशेंट क्या बोलता है, खाता है, सुनता है, वो क्रोनिक केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसकी पूरी पिक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूट केसेस में अगर हम
ऐसी चीज़ों पे गौर करें जो उस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है या हमारे अभी के प्रिस्क्रिप्शन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारे केस में वो काम की नहीं है। एक्यूट केसेस में वो चीज़ ज़्यादा काम आएंगी जिस पे हमें अभी गौर करना है। पेशेंट का करंट सिनेरियो कैसा है, पेशेंट करंट नेचर में कैसा है, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट कि रिपर्टराइजेशन में केस परसीविंग का रोल क्या है। इनिशियली जब मैंने अपना स्टार्ट की थी हमने अपनी बात, तो मैंने बताया था कि द नीड फॉर द रिपर्टरी कम्स फ्रॉम द नेचर ऑफ होम्योपैथी इटसेल्फ. It is said by Dr. Barthel and Clunker in their synthetic repertory. So why we need repertory? हमें रिपर्टरी की आवश्यकता क्या है होम्योपैथी में? जो काफ़ी सीनियर फिजिशियंस होंगे उनके लिए रिपर्टरी की ज़रूरत है, धीरे धीरे कम होती जाती हैं या सिर्फ रेफरेंस के लिए रहती हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं या नए प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, उनके लिए रिपर्टरी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस कम है। मटीरिया मेडिका हमारी बहुत वास्ट है। जब प्रूविंग की गई तो मटीरिया मेडिका जब हैनीमैन सर प्रैक्टिस करना शुरू किया था, डॉक्टर हैनीमैन ने, ही वाज प्रैक्टिसिंग विद हार्डली 27 टू 36 मेडिसिन्स। और उसी वक्त उन्हें लगने लगा कि भाई इतनी बड़े एक सिम्टम के बैंक को संभालना या याद रख पाना शायद आसान काम नहीं है। इसलिए इट इज़ नीडेड कि हमको एक ऐसा इंडेक्स चाहिए जो ये सारे सिम्टम्स को हमको एक एक फॉर्म में ला के दे सके और इट बिकम्स ईजी टू प्रेस्क्राइब अ रेमेडी। सो जो ये बेसिक कंसेप्ट था रिपर्टरी का, वही आज भी है और अभी तो ज़्यादा ज़रूरी है। तब 30 मेडिसिन, 35 मेडिसिन, 40 मेडिसिन हुआ करती थी। आज हमारे पास अगर हम सिंथेसिस रिपर्टरी खोल के देखते हैं तो 2400 मेडिसिन है। सो ये सिमलिया सिमलिबस क्यूरेंटर अगर हमें पेशेंट की पिक्चर को रेमेडी पिक्चर के संग मैच कराना है, तो ये ज़रूरी है या तो हमारी मेट्रिया मेडिका पूरी माइंड में बैठी हो या फिर हम रिपर्टरी का प्रॉपर यूज़ कर सकें। रिपर्टरी के प्रॉपर यूज़ के लिए ये ज़रूरी है कि हम बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखें। तो डॉक्टर हनीमैन ने केस टेकिंग के टाइम भी कहा है दैट फिजिशियन शुड बी वेल अवेयर ऑफ द डिजीज, वेल अवेयर ऑफ द थेरेपेटिक्स। तो डिजीज की नॉलेज भी रिपर्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए क्या कॉमन है, क्या अनकॉमन है, क्या हमें रिपर्टोरियल टोटलिटी में लेना है, क्या हमें रिपर्टोरियल टोटलिटी में नहीं लेना है। तो ही रिपर्टरी इज अ टूल। रिपर्टरी एक टूल है सिमिलीबम तक पहुंचने के लिए। रिपर्टरी का सही इस्तेमाल आपको एक सही दिशा में ले जा सकता है, रिपर्टरी का गलत इस्तेमाल आपको दिशा भटका भी सकता है। तो इसलिए रिपर्टरी को यूज़ करने के लिए जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, जो स्टेप्स दिए गए हैं, वो ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। केस टेकिंग पहला स्टेप है और केस टेकिंग को जैसे हमने अभी काफ़ी देर तक केस परसीविंग पे बात करी है, तो केस परसीविंग वो पहला स्टेप है जो हमें ईमानदारी से करना है, जिसके बिना हम आगे का एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। केस लेने के बाद एक केस की पिक्चर बनाना ज़रूरी है, एक जगह पे एक सेग्रीगेट करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नीडेड टू बी क्योर्ड, व्हाट वी नीड टू डू, क्या ऐसा पॉइंट है जिस पे काम करना है। एनालिसिस इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है सिम्पटम्स का, हमने बात करी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, कैरेक्टरिस्टिक है, कॉमन है, जनरल है या पर्टिकुलर है, उसमें भी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी हायरार्की क्या होगी। डॉक्टर कैंट ने शाम बहुत बेहतरीन तरीके से डॉक्टर कैंट ने समझाया हुआ है कि केस परसीविंग के वक्त किन सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस देनी है। कैंट रिपर्टरी यूज़ करनी है तो ट्राई टू गिव इंपॉर्टेंस टू द जनरल सिम्टम्स फर्स्ट। जनरल सिम्टम्स के बाद आते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर में भी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। डिस्चार्जेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल के केसेस में, उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द थिंग्स विच नीड टू बी डन बिफोर रिपर्टराइजेशन। तब तक जब तक आपका टोटलिटी नहीं बनेगी, आप रिपर्टरी ना तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ना रिपर्टोरियल टोटलिटी बना सकते हैं और आप अपनी दिशा भटक सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स अगर हम सही तरीके से करेंगे तो हम रिपर्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रिपर्टरी यूज़ करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बोलना चाहूँगा कि जो भी रिपर्टरी आप यूज़ करते हैं, उस रिपर्टरी का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है।
ये रिपर्टरी स्ट्रक्चर और लेआउट की अगर हम बात करते हैं, मैं कोई स्पेसिफिक रिपर्टरी की बात नहीं करूँगा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी भी रिपर्टरी को यूज़ करने के लिए, किसी भी रिपर्टरी का प्रॉपर पूरा उसका अच्छे से फ़ायदा लेने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस रिपर्टरी के स्ट्रक्चर को समझें, उसकी फ़िलॉसफ़ी को समझें। वो किस तरह के केसेस में काम आने वाली है उसको समझें। कैंट की रिपर्टरी है, किस तरह के केसेस में ज़्यादा काम आएगी। माइंड के सिम्पटम किस रिपर्टरी में हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल सकते हैं, किस तरह के सेक्शन दिए हैं, किस तरह से टोटलिटी बनानी है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। हमें एक से ज़्यादा रिपर्टरी यूज़ करनी है, हमें तो ये रिपर्टरी का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी रिपर्टरी को यूज़ करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। रिपर्टराइज़ेशन टेक्नीक आप केस के ऊपर डिपेंड करती है सर। किस तरह का केस है उस तरीके की रिपर्टराइज़ेशन टेक्नीक यूज़ की जा सकती है। आप क्रोनिक केस में जाते हैं तो आप क्रोनिक केस में कैंट की टेक्नीक या कैंट का मेथड यूज़ कर सकते हैं। हमको माइंड के सिम्पटम अच्छे मिले हैं, हमने अच्छे से परसीव करे हैं, हमको अच्छे सिम्पटम आए हैं, हम कैंट की टेक्नीक यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक एक्यूट केस है, तो हमको की नोट्स पे जाना है, हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाना है, हमारी टोटलिटी कैरेक्टरिस्टिक वे में बनेगी। हम बीटीबी भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन है, सेंसेशन है, हम ले सकते हैं। मॉडलिटीज़ को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास केस कैसा है, आपके पास किस तरह के सिम्पटम हमने इकट्ठे किए हैं, उसके हिसाब से आप अपनी टोटलिटी क्रिएट कर सकते हैं। लिंकिंग सिम्पटम टू द रेमेडीज़, अब जैसा कि हमने पहले कहा, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, हमारे सिम्पटम हमारी रेमेडी के साथ लिंक होने चाहिए। जैसे काइंड ऑफ जिग्जॉ पजल, अगर एक साथ फिट होंगे तो हमारी दवाई काम करेगी। इट हैज़ टू बी द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द पेशेंट। उसके लिए मैट्रिया मेडिका और रिपर्टरी को एक साथ हम लेके चलते हैं। सिर्फ रिपर्टराइजेशन काम नहीं करेगा, रिपर्टराइजेशन के बाद आपको जो रेमेडीज मिली हैं उस रेमेडी की पिक्चर को पढ़ना, उस रेमेडी के पिक्चर को समझना ज़रूरी है। उन सब के बीच में एक कंपैरिजन ज़रूरी है। रिपर्टराइजेशन में कहते हैं रिपर्टरी के दो रोल हैं, सिलेक्शन और एलिमिनेशन। सिलेक्शन सिमिलिमम का और एलिमिनेशन जो सिमिलर लुकिंग रेमेडी है उसका। रिपर्टराइजेशन करा, हमारे पास 8 10 12 रेमेडी का एक ग्रुप आता है, सारी तो नहीं दे सकते, तो एलिमिनेशन करना आना बहुत ज़रूरी है। आप किस बेस पे एलिमिनेट कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। रिपर्टराइजेशन या रिपर्टरी कंपैरेटिव स्टडी में बेहतरीन काम करती है। अभी हम अगर मैं अभी आगे हम रिपर्टरी के रूब्रिक्स के मीनिंग पढ़ेंगे और उनके थ्रू हम जब डिफरेंशिएशन की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो सिमिलर ग्रुप आया है हमारा रेमेडीज़ का, उसमें से एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो एलिमिनेटिंग सिम्पटम का एक कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है कि हम अपनी सिमिलर लुकिंग रेमेडीज़ में से कुछ रेमेडीज़ को हम एलिमिनेट करें जो ग्रुप में आई हैं। चिली हॉट के बेसिस पे कर सकते हैं, आप कोई स्पेसिफिक साइड के बेसिस पे कर सकते हैं। प्रीडोमिनेंट साइड लेफ्ट साइड है, आप राइट साइड की रेमेडीज़ को उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं रेमेडीज़ की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेमेडी की पिक्चर को सिम्पटम पिक्चर या पेशेंट पिक्चर के साथ मैच करें। इन दैट वे यू कैन फाइंड बेटर वे, हम सिमिलिमम पढ़ सकते हैं। ये जो मैं कहना चाह रहा था कि रेमेडी प्रोफाइल और डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होता है रेमेडीज का, वो शायद हमें याद ना हो, उसमें रिपर्टरी हमें हेल्प करती है, पर कंपेरेटिव मेडिका साइड बाय साइड एनालिसिस जब हम रेमेडीज का करते हैं, सिमिलर रेमेडीज का, तो वे कैन डिफ्रेंशिएट कि क्या सिम्टम या क्या रेमेडी ऐसी है जो स्टैंड आउट होती है बाकी सारी रेमेडीज के साथ। यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो कि जब हम रिपर्टराइजेशन करते हैं तो पेशेंट के सारे सिम्टम रिपर्टराइजेशन में लिए जाए, रिपर्टोरियल टोटलिटी में लिए जाए, ज़रूरी नहीं है। हमारे परसेप्शन के बाद हमारी टोटलिटी बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं हम नॉर्मली उनको रिपर्टराइज करते हैं। जो सिम्टम बच जाते हैं वो इस कंपेरेटिव मेटेरिया मेडिका में हम कंपेयर करते हैं। जब हम सिमिलिमम देना चाहते हैं तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि वो हमारे पेशेंट के सिम्टम को मैच करे, वो हमारे पेशेंट की पिक्चर को मैच करे। ज़रूरी नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया हो रिपर्टराइजेशन में। यू कैन ईजीली
कंपेयर द रेमेडीज विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। आप मैटेरिया मेडिका निकालिए, पढ़िए और देखिए कि कंपैरिजन करने में कौन सी रेमेडीज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और उस ग्रुप में से कंपैरेटिव स्टडी के बेसिस पे हम रेमेडी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिम्टम इंटेंसिटी या ग्रेडिंग की हमने बात करी थी, कि जब मैंने बोला था कि जब आप केस ले रहे हैं, जब हम ग्रेडिंग करते हैं टोटलिटी बनाने में, टोटलिटी को फॉर्म करने में, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हायरार्की में जाएं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम टू लीस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। अगेन यहाँ पे परसीविंग बहुत ज़रूरी है। उसी सिम्टम को कोई फिजिशियन कम रेटिंग भी दे सकता है, सेम सिम्टम किसी फिजिशियन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। The best judge for grading the symptom is the physician who is taking the case, who has questioned the patient, जिसने पेशेंट के संग बात करी है, जिसने पेशेंट को देखा है, जिसने पेशेंट को ऑब्जर्व किया है। तो ग्रेडिंग करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम केस लेते वक्त ही पेशेंट की इंटेंसिटी को, सिम्टम की इंटेंसिटी को मार्क कर सकें। स्वीट 3+, पेन 3 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा है, पेशेंट इज अनबियरेबल, पेन है, उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, कैन नॉट टॉलरेट पेन, तो वहीं पे इंटेंसिटी को मार्क करिए। पेशेंट को एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा है, नहीं सर थोड़ी होती है, नहीं गुस्सा तो सर सबको आता है, उतना ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है, नहीं सर बहुत गुस्सा आता है, कोई मेरे सामने एक बात भी बोले तो मैं सहन नहीं कर सकता, चीज़ें तोड़ता फोड़ सकता हूँ। से यू नीड टू ग्रेड योर सिम्टम कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और उस इंटेंसिटी को मार्क करना बहुत ज़रूरी है ऐसे समय पे, जो हमें टोटलिटी बनाने में हेल्प करेगा। तो रेलिवेंस ऑफ सिम्टम इंटेंसिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रेडिंग में हेल्प होती है, रिपर्टराइजेशन में हेल्प होती है। जब हम एक रिपर्टोरियल चार्ट लेके बैठते हैं, तो हम जब हायरार्की में सिम्टम हमारे होते हैं, तो हमें क्लियरली एक पिक्चर नज़र आती है कि भाई ये हमारे सिम्टम जो इम्पोर्टेंट है, उसमें ये रेमेडीज ज़्यादा क्लियरली स्टैंड आउट होती हैं, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है उसमें ये रेमेडी आती हैं, हम उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। सॉरी। तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, अगेन ये हमने पहले भी बात करी थी कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, होम्योपैथी का कंसेप्ट ही इंडिविजुअलाइजेशन का है, और इस इंडिविजुअलाइजेशन में पर्सनलाइज्ड रेमेडीज है, जिसको हम पर्सनलाइज्ड रेमेडी बोलते हैं या जनरल रेमेडी बोलते हैं, वो पेशेंट के लिए होती है, डिजीज के लिए नहीं होती है। सो रिपर्टराइजेशन करना हो या ना करना हो, ये एक अपना सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन होना चाहिए, पेशेंट की रेमेडी पेशेंट के लिए होनी चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ होनी चाहिए, जिससे कि हम पेशेंट को जल्द से जल्द रिलीफ दे सकें। पर्सनलाइजेशन का अर्थ यही है कि हमें पेशेंट की पिक्चर को समझना है, उसके करंट स्टेट को समझना है। इवन इन द एक्यूट केसेस में भी एक दो तरह के सिम्टम होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, जो कॉमन सिम्टम होते हैं, और हमें करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को लेना है, जो पेशेंट के सिम्टम है, जो पेशेंट ने हमको दिए हैं। तो दैट विद दिस होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम इंडिविजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट का कर सकते हैं। So this is about the case perceiving. I would like to uh, give few examples through cases, कि केस के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केस परसेप्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है। आज से कुछ 6-7 महीने पहले एक लेडी केस के लिए आई थी। शी वॉज जस्ट सफरिंग फ्रॉम स्किन सिम्टम्स सिंस 2 to 3 years, एंड एलर्जिक कंप्लेंट्स थी, उनको कफ रहता था और स्किन की कंप्लेंट रहती थी। सो शी स्टार्टेड विद द केस, उन्होंने अपना केस दिया, सब बताया। देन समहाउ जिस शहर में हम रहते हैं, उस शहर में शी वॉज वेरी नाराज थी कि मेरे को ये शहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, यहाँ तो क्या है, कुछ नहीं है। दो इट्स अ वेरी बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, यहाँ पे सब तरीके के वो है, लेकिन फिर भी समहाउ मूव्ड अप विद द सिटी। थोड़ा और उनके संग रेपो बिल्टअप हुआ, थोड़ा हमने और जानने की कोशिश करी, कैसा उनका आचार व्यवहार था, किस तरीके के उनके बैकग्राउंड है, फैमिली कैसी थी, उनका बचपन कैसा था। धीरे धीरे
एक के बाद एक परत खुलती है। वो परसेप्शन हमने समझना पड़ेगा कि व्हाई शी हैज गॉट दैट मच ऑफ हेट्रेड विद द सिटी। तो उनके लाइफ हिस्ट्री से कुछ बातें पता लगी। शी वॉज बॉट अप बाय हिज अंकल, जो उनके थे, जिनको हम बड़े पापा बोलते हैं या ताऊ बोलते हैं। माँ बाप बचपन से ही ताऊ जी के पास छोड़ देते थे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद द लेडी। बेटी है, कोई बात नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट फादर थे उनके। ही यूज्ड टू बीट हर, मारते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। ही वाज बॉट अप इन दैट वे। बड़े शहर में शादी हो गई, हस्बैंड बाहर रहते थे काम पे, and she revealed that she was raped by his brother-in-law when his son was barely 6 months old, in that same city for which she has got that much of hatred. वहां पे उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई। सास ससुर ने बोला घर की बात है, जाने दो। सो सी दीज आर द बिल्डअप पॉइंट्स जो हमें जानने की कोशिश करनी है। दैट हेट्रेड वॉज द नॉट अ बिग थिंग। वो पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं? एक स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग, that sexual abuse, which is the causative factor. One more thing which I found is the history of cancer in the family. This, if we put up in the repertory, then we can found ailments from sexual abuse, ailments from physical abuse, childhood in, history of cancer, familial, and we have got a good remedy. Miasmatic blockage है जो हटाना पड़ेगा. So these are the points which need to be perceived from the case. तो क्वेश्चनिंग के थ्रू हमें लेना है, हमें बिल्डअप रैपो बिल्डअप करनी है। मैं एक और केस का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। देयर वाज अ यंग लेडी, बियरली शी वाज 26 और 27, मैरिजेबल एज की है, एंड शी हैज़ गॉट अ अवर्जन टू मैरिज। जब भी उसकी माँ आती बोलती शादी नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती, शादी नहीं करना चाहती। तो शी वॉज अवॉइडिंग द मैरिज समहाउ। हमने ट्राई किया, क्वेश्चन किया, हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि आपकी कोई बात बाहर नहीं जाएगी। ट्राई टू गिव अस द रीजन, क्या ऐसी वजह है कि आप शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। एंड द रीजन विच शी पुट्स अप, मुझे मेल से नफरत है, आई कैन नॉट टॉलरेट मेल्स। यू कैन इजीली फाइंड दिस इन द रिपर्टरी, बट व्हाट इज द रीजन? एंड वी विल फाइंड दैट शी वाज अगेन, वो बहुत छोटी बच्ची थी, शी वाज अब्यूज्ड बाय हिज अंकल, and that hatred, that aversion to opposite sex come from that period only. That is the reason of aversion to marriage. So सिर्फ aversion to marriage लेने से perception नहीं आएगा। We need to take the perception कि उसका build-up कहाँ से हुआ है। छोटे बच्चे होते हैं, बैड वेटिंग के केसेस में हमको मिलता है। हमें बैड वेटिंग के केसेस में हमने सोनोग्राफी कराया, हमने उनका टेस्ट कराए, यूरिन टेस्ट कराए, कोई सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन व्हाट कैन बी द रीजंस? हमने अंदर गए, हमने देखा दैट चाइल्ड के जो टीचर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डांट देते हैं उसको, यूरिन, उसको टॉयलेट जाने से रोकते हैं, स्कूल में बच्चों के संग उसका वो नहीं मिक्सअप नहीं हो पाता है। तो दैट कैन बी द परसेप्शंस जो हमें समझने की ज़रूरत है, जो हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। बच्चा क्लिनिक पे आता है, डरा सहमा बैठा रहता है। एक बच्चा क्लिनिक पे आता है, धमा चौकड़ी करता रहता है। नीड टू बी ऑब्जर्व, दैट नीड टू बी क्वेश्चन, दैट नीड टू बी परसीव्ड टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स। अगर मैं रिपर्टरी के थ्रू आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर हम कैंट रिपर्टरी खोलते हैं और पहले पेज पे देखते हैं, विल फाइंड द केस अबंडेंट। अब अबंडेंट में कैंट रिपर्टरी में कुछ कम रेमेडीज दी हैं, अगर आप सिंथेसिस रिपर्टरी में जाते हैं तो काफ़ी सारी रेमेडीज दी हैं। पर उस अबंडेंट रूब्रिक को समझना कैसे है? मैं फिर आपको एक केस का एग्जांपल देता हूँ।
there was a female which comes with the anxiety neurosis. सो उस एंजाइटी न्यूरोसिस की पेशेंट थी. शी वॉज वो बहुत समय से परेशान है, पति से परेशान है. मेरे सास ससुर मेरे को बहुत ताने मारते हैं, तू नौकरी नहीं करती है. मेरे सास ससुर मुझे बोलते हैं कि तुम्हें उसी भगवान को हाथ जोड़ना है जिसको हम बोलते हैं. तो मुझे बहुत परेशान किया है. अब मेरे माँ बाप भी मेरा साथ नहीं देते हैं. देन उन्होंने एक लाइन और जोड़ी आगे, अब तो मुझे लगता है मेरे भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है. This is the perception and you can take the rubric abundant. Abundant के आगे हम जाते हैं तो हमको 3 रूब्रिक मिलते हैं. Absorbed, abstraction of mind, absent mindedness. अब ये तीनों में सिमिलरिटी है, पर आपने परसेप्शन करना है, आपने समझना है कौन सा रूब्रिक कब यूज किया जाएगा. Absorbed can be a positive rubric. कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है who is absorbed in his work, खाना पीना भूल के. Then there is absent mindedness. क्लास में बच्चा एब्सेंट माइंडेड बैठा है. देन देयर इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड. डॉक्टर कॉकलेनबर्ग की कंपैरेटिव मेट्रिया मेडिका है ऑफ कैंट रिपर्टरी. सो अगर हम कॉकलेनबर्ग की मेट्रिया मेडिका देखते हैं या कंपैरेटिव रिपर्टरी देखते हैं, तो कंपैरेटिव रिपर्टरी में इन्होंने इन तीनों रूब्रिक्स का कंपैरिजन किया है और बताया एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड इज समवॉट पैथोलॉजिकल व्हेन पेशेंट असलियत से दूर चला जाता है. जो चल रहा है उससे अलग वो एक ख्याली दुनिया बनाता है. सो यहाँ पे हमको ये रूब्रिक्स का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, परसीव करने की जरूरत है. डोमिनेंट पेशेंट, डोमिनेंस कब आएगा, वो उनकी जेस्चर्स में उनका डोमिनेंस पता लगता है. माइल्डनेस, पेशेंट की माइल्डनेस उसके जेस्चर से पता लगती है, उसके बोलने से पता लगती है. तो ट्राई टू परसीव दोज माइल्डनेस. So these are the ways in which you can perceive the case. Sorry. These are the points which are helpful while you are repertorizing a case. किसी भी रिपर्टरी के रूब्रिक्स को जब तक हम परसीव नहीं करेंगे पेशेंट के थ्रू, तब तक वो रूब्रिक में कन्वर्ट करने में मुश्किल होती रहेगी. और परसीव सिर्फ माइंड को ही नहीं करना है. ये माइंड तो एक चीज हो गई, हमें हर चीज को करना है. हमें ऑब्जर्व करना है. अगर इरप्शंस का टाइप है तो ऑब्जर्व करना है. इरप्शन क्लस्टर में है, रेडनेस कितनी है, उभरे हुए हैं, चकत्ते पड़ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम रिपर्टरी में तभी रिफ्लेक्ट होंगी जब हमने केस में परसीव की हैं. रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसमें हम अभी अलग से एक उसके संग सेशन लिया जा सकता है. पर रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम मेट्रिया मेडिका साथ में लेके बैठे, हम केस को ध्यान से समझें. नक्स मॉस्चाटा का मैं एग्जाम्पल देता हूँ. हम नक्स मॉस्चाटा में हम जानते हैं नक्स मॉस्चाटा का स्लीपीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. पर जब हम रिपर्टराइजेशन में देखते हैं तो एक रूब्रिक ऐसा है माइंड रिपर्टरी कैंट रिपर्टरी में, ड्रीम एज इफ इन अ. नक्स मॉस्चाटा वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इन दैट. सो जो ड्राउजीनेस है नक्स मॉस्चाटा की, इट इज ऑफ अनदर लेवल. पेशेंट आता है हमको बोलता है सर पूरा दिन कैसे निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं चला. ऐसा लगता है जैसे दिन सपने में ही चला गया. ड्रीम एज इफ इन अ, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिक. एक रूब्रिक है रिपर्टरी में, कैंट रिपर्टरी में, ऑटोमेटिक, विच इज रेफर्ड क्रॉस रेफर्ड टू अनकॉन्शियसनेस. अनकॉन्शियसली अब कुछ हो रहा है, सर मुझे पता ही नहीं चला ये मैंने कब कर दिया, मैं तो एकदम अनकॉन्शियसली ये हो गया. नक्स मॉस्चाटा, आप जाइए नक्स मॉस्चाटा अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देगा. सो दिस इज द वे इन विच वी कैन मर्ज अ रिपर्टरी एंड मेट्रिया मेडिका. अगर हम इस तरीके से अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस रखते हैं तो we can enhance our knowledge of Matriya Medica as well, and we can become better physician by just listening, just observing the patient. ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं. सो परसेप्शन से ही रिपर्टराइजेशन हो सकता है. बिना परसीव करे रिपर्टराइजेशन करना मुश्किल है. बिकॉज रिपर्टरी इज अगेन एज अ टूल. जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपर्टरी इज अ टूल विच कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड बाय केस. जब तक केस परसेप्शन अच्छा नहीं है, हमारा आगे का कुछ अच्छा नहीं होगा. So with that, I would like to finish it.
कभी आगे हमको मौका मिलता है तो हम रूब्रिक्स को और स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे रूब्रिक के थ्रू हमको केस समझना है। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर ये सिम्टम का रूब्रिक कैसे बनाएंगे। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ तुम लोग उल्टा काम करना शुरू करो कि सर ये रूब्रिक किस सिम्टम में लेंगे, ये कौन सा सिम्टम होगा तो ये रूब्रिक लेंगे। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे देन वी कैन better perceive our symptoms and we can correlate them with the rubrics of the repertories. With that, I will finish the talk. Thank you. Before leaving the meeting, मैं सानी सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक्स सिर्फ इनविटेशन के लिए नहीं या मेरे को अपनी शेयर नॉलेज करने का मौका मिला इसलिए नहीं, इसलिए भी कि सर जिस मुहिम पे लगे हैं, जिस तरीके से हम लोग बिना रुके बिना थके जिस तरीके से हम लोग ये सीरीज ऑफ वेबिनार चला रहे हैं, ये सही में इट्स अ प्रेज वर्दी थिंग। और मैं फिर से शुक्रिया बोलना चाहूँगा एफपीएच का भी और सानी सर का टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी। और आगे भी हम लोग ऐसे ही एक दूसरे के संग मिलते रहेंगे, नॉलेज शेयर करते रहेंगे और कुछ भी जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वी आर यू आर एवरीवन इज वेलकम टू गिव देयर व्यूज, टू शेयर देयर व्यूज so that we can be better in homeopathy and we can promote homeopathy together. Thank you to all. Sir, we have a few questions. हाँ जी प्लीज। Dr. Harinarayan Prasad has asked the name of books for case taking. नेम ऑफ बुक्स फॉर केस टेकिंग। Yes, sir. सर आई थिंक ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन से अच्छा कोई बुक नहीं है जो केस टेकिंग के ऊपर रोशनी डाल सकता है। सबसे अच्छी बुक है और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसकी लैंग्वेज भी बहुत कठिन नहीं है। अगर हम केस टेकिंग में दो बातें मैं बोलना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती हैं। एक जो सर ने बोला है फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर, प्लीज प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, ठीक है, हमें हमें फीस मिलती है, ये हमारा हमारा काम है, उसके लिए तो हम कर ही रहे हैं, पर प्लीज एम्पैथेटिक टू द पेशेंट, बी वेरी ऑनेस्ट। मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, ये मेरा अपना व्यू मैं अपना पेश करना चाहता हूँ कि आप अपनी लिमिटेशंस को समझ के, अपनी पैथी की लिमिटेशन को समझ के भी पेशेंट को एडवाइस कीजिए। केस भी लीजिए, फीस भी लीजिए और एडवाइस भी ईमानदारी से दीजिए। डॉक्टर कैंट सॉरी डॉक्टर हैनीमैन के बताए हुए जो वो हैं वो सबसे इंस्ट्रक्शन सबसे अच्छे हैं केस टेकिंग के लिए। फिर भी अगर कोई और ज्यादा डिटेल जानना चाहता है, डॉक्टर कैंट ने, डॉक्टर रॉबर्ट्स ने, सब ने केस टेकिंग और एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छी वो लिखे हुए हैं, लेक्चर्स लिखे हुए हैं। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैम। डॉक्टर बॉनिंग हुसैन कैंट से की जो रिपर्टरी है वहाँ पे पूरा टेकिंग केस टेकिंग के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो। पर मोस्ट ऑफ देम हैज टेकन देयर नोट्स फ्रॉम डॉक्टर हैनीमैन ऑल्सो। कोई भी उससे एंटी नहीं कर सकता कि डॉक्टर कैंट का वे इज द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग अ केस। ऑब्जर्वेशन कोई आपको सिखा नहीं सकता, ऑब्जर्वेट करने को बोला जा सकता है, ऑब्जर्वेशन आपको प्रैक्टिस से आएगा। बट एक कोशिश जरूर करिए कि आपको अपने सेंसेस को खुला रखना है, आपका ध्यान पेशेंट पे होना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। And sir, there is one more question. किसी ने हाँ डॉक्टर AK यादव ने पूछा है कि abandoned explain please. अबेंडेंट, हम्म मैं आपको एक राय दूंगा। अबेंडेंट अगर हमें देखना है, अगर हम सिंपल भाषा में समझते हैं तो अबेंडेंट इज अ फीलिंग, अबेंडेंट इज अ फीलिंग दैट एवरीवन हैज लेफ्ट मी। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम पहले से सुनते आते हैं दैट ऑर्फन्स जो होते हैं दे हैव द फीलिंग ऑफ अबेंडेंट। ठीक है, तो ये एक फीलिंग हो गई अबेंडेंट की। लेकिन अगर उसको बहुत ही शाब्दिक अर्थों में हो गया वो तो कि हमें ऑर्फन्स बोलते हैं कि हमको तो ठीक है उनके पास तो होगा वो अबेंडेंट फीलिंग है उनको क्योंकि उनका कोई नहीं है। लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया था दैट व्हेन यू फील लाइक दैट एवरीवन हैज लेफ्ट यू इन प्रॉब्लम, मैंने एक लेडी का एक एग्जांपल दिया था कि अब तो मुझे लगता है मेरे भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है। एंड यू फील लेफ्ट अलोन, दैट इज अबेंडेंट। अगर हम अबेंडेंट देखते हैं तो अबेंडेंट को क्रॉस रेफर किया गया है आइसोलेशन में, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन करके दिया है। पल्साटीला इज अ वेरी गुड रेमेडी। पल्साटीला
लाइक्स कंपनी बिकॉज ही डोंट लाइक टू बी अलोन, और उसके अंदर ये फीलिंग आती है दैट आई हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीवन, मेरे को सबने छोड़ दिया है, इवन मुझे मेरे भगवान ने भी छोड़ दिया है, तब वो अबंडेंट हम ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि कैंट रिपर्टरी कब यूज ना कर? सर कैंट अपने हर केस के लिए कैंट रिपर्टरी यूज करते थे, ठीक है। मेरे स्टूडेंट अपने हर केस के लिए कैंट यूज करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ कैंट आती है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कैंट ही आती है तो आपको कैंट यूज करनी पड़ेगी। कैंट रिपर्टरी कब यूज ना करें ऐसा कोई वो नहीं है, कैंट में हर तरह के रूब्रिक आपको मिलते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना है आजकल हमारे पास, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, सिर्फ एकेडमिक बात नहीं करता हूँ, हमारे पास बहुत अच्छी रिपर्टरीज हैं, जो हमारे पास मॉडर्न रिपर्टरीज हैं जो कैंट पे ही बेस्ड हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि उनमें सिम्टम्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, सिम्टम्स ज़्यादा लैंग्वेजेस में मिलेंगे आपको, क्रॉस रेफरेंस ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ऐसे कोई केस नहीं है जो आप कैंट यूज नहीं कर सकते। द ओनली रीजन जब आप कैंट यूज ना करें वो ये हो सकता है कि आपके पास इतना एक्यूट केस है कि आप चाहें तो किसी क्लिनिकल रिपर्टरी से भी वो केस सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे टाइप में आप कैंट यूज ना करें। वरना ऐसा कोई भी केस नहीं है जो शायद कैंट से सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि कैंट ने खुद अपने लिए वो रिपर्टरी प्रिपेयर करी है, अपने हर केस को वो कैंट अपनी खुद की रिपर्टरी से सॉल्व करते थे और कर सकते हैं। लेकिन किसी भी रिपर्टरी को यूज करने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन, उसका फिलॉसफी समझनी बहुत जरूरी है। तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें आप कैंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास 5 या 6 रिपर्टरीज में बहुत अच्छी मास्टरी है, देन यू कैन चूज द बेस्ट रिपर्टरी फॉर योर केस। आपको एक अच्छी क्लिनिकल केस है जो आपको शॉर्टली जल्दी से यूज करना है, तो आप ओरिक रिपर्टरी यूज कर सकते हो, फाटेक रिपर्टरी यूज कर सकते हो। इवन आज भी बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस हैं जो बीटीपीबी यूज करते हैं, बॉनिंग हुसैन की रिपर्टरी यूज करते हैं, दो इट्स 200 years ओल्ड, स्टिल करते हैं। बहुत सारी Thank कमी उसमें फिर you, भी sir. करते हैं। Actually, we are running out of time. Okay. So it was कोई really a wonderful session, and thank you for solving all our queries. So thank you so much, sir. Now I'm handing over the session to Dr. Danish, the next host.